उसको बार बार दिखा रहे थे, एक ही लग गया है सीडी, हमारा कोई भाषण 2003 का, रेल मंत्री के तौर पर गए हुए, रेल मंत्री के तौर पर जाएगा कोई फंक्शन में तो वहां उसकी आलोचना करेगा, निंदा करेगा। लेकिन मैंने वहां भी कहा था, गुजरात पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है, एक अलग बात है, हम कहां बढ़े। आज हमको 2003 की बात दिखा रहे, तो हमको बताना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज तो नारे लगा रहे थे, उछल उछल कर नारे लगा रहे थे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2005-2003 के पहले आया या 2003 के बाद आया? जब 2005 आया, बिहार का चुनाव लड़ा गया, तो क्या नारा क्वाइन किया गया? ठीक याद करा रहे थे दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, मेरे नाम के साथ नया बिहार जोड़कर जो नारा दिया गया उस चुनाव में, उस समय क्यों नहीं नारा दिया गया? क्यों नहीं नारा दिया गया किसी और राज्य के विकास का? क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? 2005 में फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए, तो फिर क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं बाहर से बुलाया गया? आज जिनका नारा लगा रहे थे उछल उछल कर, क्यों नहीं बुलाया गया? 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें क्यों नहीं बुलाया इन लोगों ने? 2010 का चुनाव हुआ, 2010 के तो जून में टूटते टूटते बचा था। मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा था 2010 के जून में, 1 जून का महीना। कोई देता है किसी राज्य की, कोई सहायता करता है, ये कोई नई बात है? आज देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई आपदा आती है तो दूसरे राज्य के लोग मदद करते हैं। अगर हमारे यहां कोसी आपदा आई तो किसी एक ही राज्य ने मदद नहीं, अनेक राज्य के सरकारों की तरफ से मदद आई। बिहार की सरकार ने हमारे कार्यकाल में भी और हमारे कार्यकाल के पहले भी दूसरे जगह की आपदाओं में मदद दी। ये तो सिलसिला है, ये तो परंपरा है। लेकिन उसको लेकर प्रचारित करना, जो देता है उसको भजता है, हमें बुरा लगा। कोसी के तो राहत में 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे, 5 करोड़ की क्या मुरीद थी? मुझे तकलीफ हुई, मुझे लगा कि बिहार के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। मैंने वो पैसा लौटा दिया, पैसा लौटा दिया। बड़ी आलोचना हुई, कुछ लोग कहते थे ये नहीं करना चाहिए था। यह आलोचना का विषय नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से जितने राज्यों में सहायता देते हैं राहत के लिए, उसके बारे में हम उस राज्य में जाकर विज्ञापन छपवाकर कहते हैं। ये कोई है परंपरा? अन्य राज्य के लोगों ने उससे ज्यादा दिया, किसी ने तो नहीं बिहार के अखबारों में विज्ञापन छपवाया। या हम अगर कहीं देते हैं तो वहां तो नहीं विज्ञापन छपा। ये कौन सा संस्कार है? ये संस्कार की बात करते हैं, ये कौन सा संस्कार है? जो अपनी भारतीय संस्कृति है, क्या उसके अनुरूप है? तो उस समय तो स्थिति हुई, खैर संभल गई, लोगों को ये बात समझ में आई। लेकिन आज जो हालात पैदा किए गए और आज हम पर कोई थोपने की बात होगी मॉडल, मैं पूछना चाहता हूं। मैं तो यहां पर बहुत लोग बैठे हुए होंगे, बिहार तो गरीब राज्य है, हम तो समावेशी विकास को लेकर चलते हैं, मानकर चलते हैं। लेकिन जहां के मॉडल की आज प्रशंसा करते हैं, अब बिहार के मॉडल की प्रशंसा करने में तकलीफ हो रही थी। मैं पूछता हूं कि कौन सा विकास? जिस राज्य की तारीफ कर रहे हैं उस राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर क्या है? मैं जानना चाहूंगा कि न्यूनतम मजदूरी दर क्या है। मेरे पास जो जानकारी है वो 100 रुपए के आसपास की है। अगर कुछ ज्यादा हो, कम हो तो बताएंगे लोग। मेरे पास जानकारी मिली है कि 100 रुपया है या इससे कुछ ज्यादा होगा। लेकिन हमारे यहां अमीर राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर, और हम गरीब राज्य हैं, हमारे यहां न्यूनतम मजदूरी दर 162 रुपया।
कौन सा विकास का मॉडल? और यहां का काम अच्छा हो तो इससे शिकायत, इससे संकोच नहीं। मनरेगा में भी न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, पहले भी था, बीच आप सुन ले, मैं आपको बता देता हूं। आप बात कहीं हो रही है, हंसुआ का ब्याह, खुरपी का गीत आप गाने लगते हैं। समस्या ये है, हमारे मनरेगा में पहले भी न्यूनतम मजदूरी मिलती थी। केंद्र सरकार ने मनरेगा का रेट 138 किया, वो राज्य सरकार ने लागू किया, कुछ दिनों के लिए वो चला, फिर मैंने कहा कि नहीं, हम पहले से न्यूनतम मजदूरी देते आए हैं, आगे भी देंगे, और ऐसा करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम में राज्य के खजाने से 400-500 करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन न्यूनतम मजदूरी 162 रुपये का ही करंट ईयर में दिया जाएगा। क्या बात हो रही है? अभी बात दूसरी हो रही। आपकी बात हम सुनते हैं गौर से। मैंने तो एक विकास का मॉडल समझा, आप भी पक्षधर हो गए आजकल। क्या आपके नेता तो बेचैन दिखते, आपके नेता बड़े बेचैन दिखते हैं इन दिनों। और एक बार की बात तो भूल गई, आपका नेता प्रतिपक्ष, अरे दोनों मिलना चाहिए, काला रो रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब आपको सोचना पड़ेगा। सिद्दीकी साहब, आप क्यों उछलते हैं? इसी हाउस में वहां से बैठे बैठे ना आपने कहा था, 11 मार्च को कहा था आपने, क्यों उन बातों को? खैर, मैं आपको एम्बरास करना नहीं चाहता हूं। 5 साल पहले भी कहते हैं आपको। ठीक है। वो तो ये तो आप पर है, हम तो आपको याद दिला दिए सिर्फ, हमारा और कोई काम नहीं है कि अब ये जो बिल्कुल और खालिस सेकुलर सरकार चल रही है, जिसको बाकी अन्य दलों ने भी मंजूर किया, लेकिन कभी कभी तकलीफ होती है सिद्दीकी साहब देख करके, बयानात को देख करके। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे ये टूटा है। कल तो पूछ रहे थे कि शरद यादव और नीतीश कुमार अपना स्टैंड साफ करें। जब हम लोगों का स्टैंड साफ हो गया तो कह रहे हैं बीजेपी को धोखा दिया, जो बोली उनकी वो बोली आपके नेता की। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने आउटसोर्स कर दिया है आप लोगों को, हम लोगों को गाली देने के लिए। दोनों मिल गए, वो हमको बता रहे हैं कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने तो सेकुलर सरकार के नाते आज समर्थन का ऐलान किया और सदानंद बाबू ने अपना वक्तव्य दिया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनके स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे बारे में, मैंने उनको भी धन्यवाद दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। सीपीआई ने साफ तौर पर कहा कि ये सेकुलर सरकार है और जिस मुद्दे पर टूटी, इसलिए हम साथ देंगे, खुलेआम उन्होंने व्यक्त किया। सीपीआई के आज भले ही एक अवधेश बाबू मात्र विधायक हो, लेकिन सीपीआई बिहार की एक मजबूत पार्टी है और रही है, ये सबको मालूम है। और सीपीआई के बगैर आप नहीं चला पा रहे थे, आपके नेता नहीं चला पा रहे थे। भूलिए मत, समय बदलने में देर नहीं होती है, लेकिन आप मौका चूकते जा रहे हैं, आप मौका चूकते जा रहे हैं। माहौल देश का कुछ और बन रहा है और आपको परेशानी हो रही है। भाई यहां आज 2003 की बात कर रहे हैं, मैंने तो उदाहरण दिया कि कहां गया 2005 में इतना अभिमान था तो बुलाते, 2009 में बुलाते, 2010 में बुलाते, लेकिन नहीं बुलाए। जानते थे कि हम जो कह रहे थे उसी में वोट मिलेगा। तो आज हम लोगों के साथ चलने से लाभ हुआ, ठीक है, लेकिन फिर जो थोपने की कोशिश, ये क्या है? ये लोकतंत्र है, ये तो अधिनायकवाद है। भारत क्या इसी प्रकार से चलेगा? देश में विकास की 2 धारा होगी, कौन सी धारा चलेगी? सबको लेकर चलने वाली धारा चलेगी या लोगों को थोपने वाली धारा चलेगी? यह अधिनायकवाद नहीं है तो क्या है? विश्वासघात का आरोप हम पर लगता है। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान न कर पाए वो हम पर विश्वासघात का आरोप लगाते हैं। क्या सम्मान किया? आडवाणी जी के साथ क्या किया? अटल जी ने क्या कहा था? अटल जी ने राजधर्म पालन करने की सलाह दी थी और हमने अटल जी की प्रशंसा की। तो देश आखिर कैसे चलेगा? भारत का जो संविधान है, जो भारत का वजूद है,
भारत का जो निर्माण हुआ, भारत का जो गठन हुआ, हमने एक संविधान को अंगीकार किया। उस संविधान की जो मूल अवधारणा है, उस संविधान के अनुरूप जो भारत का एक दर्शन है, उसके अनुरूप देश चलेगा या एक नए ढंग से देश को बांटने वाली धारा चलेगी। देश की जनता इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। हम कभी भी विभाजनकारी धारा को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और आज तो हमें खुशी है, बीच में तो अनेकों बार कहे गए, लोगों ने कहा, भाई हमने कहा आप अपना नजरिया तो साफ कीजिए, हम लोग तो गठबंधन में रह सकते हैं, लेकिन अपना नजरिया तो साफ करिए। लेकिन नजरिया पर किसी की हिम्मत नहीं। क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है? बिहार का जो मैंडेट है बिहार के लिए था, लेकिन केंद्र में सरकार में जाने के पहले हम लोगों ने साफ तौर पर शर्त रखी थी कि विभाजनकारी राजनीति नहीं होगी, जो विवादित मुद्दे हैं उनको अलग रखा जाएगा। 98 में जब हम लोग सरकार में शामिल हुए, आदरणीय जौहर साहब शामिल हुए, तो ये बात तय हो गई कि धारा 370 को संविधान से हटाने की बात नहीं होगी, कॉमन सिविल कोड समान आचार संहिता थोपने की बात नहीं होगी, और अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बातचीत से होगा या कोर्ट के फैसले से होगा। ये तय हो गया। हम लोग सरकार में शामिल हुए। 99 में एनडीए बना, 1999 में नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस तैयार किया गया, उसमें ये मूल धारणा थी, और अटल जी के नेतृत्व में विवादित मसलों को अलग रखा गया, इसलिए हम लोग शामिल हुए थे। और बिहार में जो सत्ता पक्ष था, उसके खिलाफ के जितने वोट थे, उसको एकजुट करने के लिए हुआ था। 95 का चुनाव हुआ था, उस समय जो सत्तारूढ़ दल था उसको मात्र 27.78% वोट मिले थे और पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। हम लोगों को 10% के करीब, भाजपा को भी 10% के करीब, हमारा 10% ये झारखंड छोड़ करके ये पूरा जो इलाका है जो आज का बिहार है उसमें, तो ये सब, उस समय तो झारखंड भी साथ था, तो झारखंड में उनका ज्यादा, लेकिन बाकी के इलाकों में कम। तो हम लोगों ने देखा कि ये मतों का बिखराव हुआ, इसको रोकने के लिए हम लोग एक साथ मिले, टैक्टिकल अलायंस हुआ, टैक्टिकल एडजस्टमेंट हुआ, और उसके चलते 96 में परिणाम आने लगा लोकसभा के चुनाव में। तो दोनों बात थी, यहां का जो हुआ वो यहां मतों के बिखराव को रोकने के लिए, और दिल्ली की सरकार में गए जब विवादित मसलों को हटाने की बात हो गई। 1999 में नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस पर सहमति बनी, और तब हम लोग साथ हुए। आज जब उसके विपरीत सब कुछ हो रहा हो, एक साफ साफ दिख रहा है कि अधिनायकवादी प्रवृत्तियां उभरने की कोशिश कर रही है, तो इस समय हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते थे। हमने कहा था कि आप नेतृत्व का मसला तय कीजिए, और नेतृत्व का मसला तय करने के लिए बार बार आश्वासन हम तो देखेंगे। हमने कहा है कि भाई इतने दिनों का साथ रहा है, हम तो कटु वचन का प्रयोग नहीं करेंगे, राजनीतिक बातों का राजनीतिक उत्तर देंगे, लेकिन हम कटुता नहीं रखेंगे। कल अगर कुछ हुआ है ठीक नहीं है, दोनों दल के लोगों को चाहिए इससे बचें, लेकिन हमला दूसरी तरफ से हुआ, हमला दूसरी तरफ से हुआ, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, और आगे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन राजनीतिक बात का जवाब राजनीतिक ढंग से दिया जाएगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें आएंगी। हमको क्या आश्वासन दिया गया था, किन्होंने क्या आश्वासन दिया, ये सारी बातें आएंगी। आज थोपने की बात होगी। हमारा स्टैंड, हम लोगों का स्टैंड शुरू से साफ था। अगर बिहार में जो चल रहा था उसको चलने के लिए उसी तरह से छोड़ दिया जाता, और दिल्ली में अटल जी के रास्ते को अख्तियार करने की कोशिश होती, तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं था। विवादित मुद्दों को अलग रखते हुए, विवादित व्यक्तित्व को अलग रखते हुए
आप एक सर्व स्वीकार्य व्यक्तित्व को आगे करते, ये आपका अधिकार था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यह संभव नहीं कि हम उस चीज को स्वीकार करें जो आप चाहते हैं। और जिस ढंग से हुआ, कमेटी की बात हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के कमेटी की बात हो सकती है, लेकिन जिस ढंग से उसको प्रस्तुत किया गया, उसके बाद किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहा कि कल क्या होने वाला है। तो हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते राजनीतिक निर्णय लेंगे। दीवार पर की लिखावट को पढ़ लिया, कल क्या होना चाहिए। हम लोगों ने आश्वासन चाहा, वो नहीं मिला। साफ साफ बात नहीं हुई तो इसके बाद तय हुआ। अब आज दुखड़ा रो रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हम तो सेवा यात्रा पर थे, सेवा यात्रा से जैसे ही लौटे हैं, इसके बाद हमारे कई साथी हमारे पास बैठे हुए थे। हमने कहा कि भाई अब चलना संभव नहीं है, तो अलग होना है तो बातचीत कर ले कि किस तरह से अलग हो। अलग होने का भी रोड मैप तय कर लिया जाए, उसी हिसाब से चलेंगे। जो वो कहेंगे हम स्वीकार करेंगे। हमने फोन किया, कहे कि आएंगे सुबह, लेकिन फिर अंत में आए नहीं। उन्होंने हमारे साथी विजय कुमार चौधरी जी को खबर कर दिया, सुशील जी ने, कि नहीं आ पाए, जो आने का कोई मतलब नहीं। आते तो उस समय बात होती। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट की मीटिंग में भी नहीं आए। और उस दिन हम देख रहे थे कि कैबिनेट की मीटिंग संडे को हो रही थी और कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री आवास पर हो रही थी। इसका प्रश्न हमारे तत्कालीन सहयोगी ने उठाया था। हमने कहा कि भाई रविवार को तो अनेकों बार कैबिनेट की मीटिंग, पिछली सरकारों का तो छोड़ दीजिए, हमारे ही सरकार का हुआ है। 16/4/2006 को सचिवालय मंत्रिमंडल कक्ष में, 19/11/2006 को एक अने मार्ग में, 9/12/2007 को एक अने मार्ग में यानी मुख्यमंत्री आवास में, 7/12/2008 को सचिवालय मंत्रिमंडल कक्ष में, 31/3/2013 एक अने मार्ग में, 31/3/2013 को एक अने मार्ग में, और 16/6/2013 को एक अने मार्ग। रविवार को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक का हमने सिर्फ ब्यौरा दिया। तो रविवार को तो बैठक हो ही सकती है, कोई यहां की बात नहीं, सब जगह बैठकें होती है। और मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री का निजी आवास नहीं होता, वो तो सरकारी आवास है, वहां से काम होते ही हैं। और अगर एक अने मार्ग में संपन्न मंत्रिमंडल की बैठकों का ब्यौरा ले तो 2006 से लेकर के 2013 तक 20 बार बैठक हुई। तो न आवास पर बैठक में आपत्ति पहले रही, न संडे को रविवार को बैठक की आपत्ति रही। आपत्ति तो कुछ और थी। तो हम क्या करते, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। अभी सिद्दीकी साहब आरोप लगा रहे थे सरकार रही नहीं, या कोई एक इस तरह का माहौल, अनिश्चय का माहौल कायम रहने देते। इसलिए हमने तत्क्षण निर्णय लिया। मैं पूरे निष्ठा के साथ इस बात का उल्लेख मैं सदन में कह रहा हूं, हमारे 4-5 साथी इस बात के गवाह हैं कि हमारा विचार था वो जो कहेंगे हम उसी को करेंगे। अलग होने का भी जो रास्ता होगा, मैंने कहा इनको कि अलग होने का भी एक रोड मैप हो जाना चाहिए। भाई हम तो शुरू से कहते रहे, अगले दिन हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा स्टेटमेंट क्या है? हमने कहा है उसमें कि हमारे जो कंसर्न्स हैं, यानी जनता दल यू की जो चिंताएं हैं, हमारे कंसर्न्स को पब्लिकली एड्रेस किया जाना होगा। यानी हमारी जो चिंताएं हैं उसका निवारण सार्वजनिक तौर पर करना होगा। कोट अनकोट टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा कोट पढ़ लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र है, उसने लिखा हमारे पब्लिक कंसर्न्स क्या थे, वो उसको समझते हुए उन्होंने अपने ढंग से वो हेडिंग बनाई। हम अपने कंसर्न का पब्लिकली एड्रेस चाहते थे, ये कौन सी बात नहीं थी। हम तो सदैव से कहते रहे कि भाई दिल्ली के नेतृत्व का फैसला कर लीजिए और जो हम लोगों के विचार हैं उस दायरे में होने चाहिए। तो इसलिए न कोई विकास का मॉडल है जो हमें स्वीकार्य हो। बिहार को तो बिहार का मॉडल ही चलेगा और देश को भी बेहतर ज्यादा, बिहार चूंकि एक अविकसित प्रदेश है, इसके विकास का रास्ता इन्होंने दिखाया है। आज तो दूसरे देशों में भी इसकी चर्चा होती है, इस पर भी तो अभिमान करना चाहिए, लेकिन लोगों को डर लगता है। इस बात से अब संकोच होता है, परेशानी होती है।
इसलिए हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था। और जब एक बार राजनीतिक रास्ता अलग हो जाता है तो आदमी को कदम उठाना पड़ता है, और हमने वही कदम उठाया है। और इसके खबर कि कोई कहे कि आप विश्वास मत हासिल करिए, हमने विश्वास मत हासिल किया। हमारे 118 सदस्य हैं, कुछ निर्दलीय सदस्य, माननीय निर्दलीय सदस्य तो पहले से समर्थन कर रहे हैं। जग जाहिर है पहले से समर्थन कर रहे हैं, राजनीतिक समर्थन दे रहे हैं। और आज उनके वक्तव्य से आपको प्रकट होगा ये कौन सी नई बात है, कौन सा जुगाड़ है इसमें। मैं जानना चाहता हूं जुगाड़ क्या है इसमें। आरोप लगाना, सिद्दीकी साहब 1 मिनट, आरोप लगाना आसान है, और लोग विश्वासघात दिवस पर बंद करते। अगर रहते नंद किशोर जी से पूछते, बहुत अच्छा बंद का आह्वान किया, जिसमें अपनी दुकान खुली रही, अब बाकी के दुकान को बंद करने के लिए आप लाठी डंडा चला रहे। और श्याम रजक जी बता रहे, मुझको नहीं मालूम है, खैर हमने उद्घाटन किया वो ठीक है, लेकिन आप सोच लीजिए भाई क्या है, कहां बंद हुआ। ये तो बिना मतलब का फालतू काम, ये झंझट अगर नहीं हो गया होता वीरचंद पटेल पथ पर, तो बंद तो सुपर फ्लॉप था। कहां बंद था, सब लोग आ जा रहे थे। कौन सा बंद था, लोग जहां जाना चाह रहे थे वहां जा रहे थे, कैसा बंद था किसको मालूम नहीं है। फोटो अपॉर्चुनिटी होता है, रेल के इंजन पर चढ़ के फोटो हो जाता है, सड़क पर कुछ टायर जला करके कुछ दिन ट्रैफिक रोक दिया जाता है। कौन सी चीज है, मैंने कहा लोग खींच उतारेंगे कुछ। आदमी जब किसी रास्ते पर चलता है तो थोड़ी भड़ास निकालता है, थोड़ी खींच उतारता है। लेकिन जिस ढंग के शब्दों का, भाषा का प्रयोग कल किया गया है, उससे तो मेरा मन और मजबूत हुआ कि भले ही अलग हो गया, अंदर अंदर कुछ बाहर। अंतिम समय तक हम लोगों को कहा गया, बताने की कोशिश हो गई कि बचाइए बचाइए संगठन, तो इसको बताइए, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। तो हम लोगों के सामने एक तरफ सिद्धांत था, आगे का रास्ता था। आया तो बार बार संदेशा अमीर का, आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का। आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का। और हमारे सामने साफ था, जमीर था, सिद्धांत था, उसके साथ या तो समझौता करते और आराम करते, और फिर रात में अपनी गर्दन उतरवा लेते। देखिए हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं। मैं अपने मित्रों को, साथियों को कह देना चाहता हूं, अभी थोड़ा हम लोगों को मालूम है आजकल ओबीसी पिछड़ा वर्ग कार्ड खेल रहे। अरे पिछड़ा वर्ग का नेता कोई होता है, पिछड़े वर्ग के लिए हमदर्दी होती है, पिछड़े इलाकों की हमदर्दी होती है। कॉरपोरेट की हमदर्दी से कोई किसी पिछड़े वर्ग में जन्म होने से पिछड़े वर्ग का नेता नहीं हो सकता। पिछड़े वर्ग के लिए तो आखिर पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने वाला नेता होता है, और संभव हो पिछड़े वर्ग में पैदा न हुआ हो। चौधरी चरण सिंह जी पिछड़े वर्ग में नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम किया, और उत्तर प्रदेश और काम उसके बाद पूरे नॉर्थ इंडिया में सभी पिछड़े वर्गों के नेता वो बने। मधुलिमय जी, राजनारायण जी पिछड़े वर्ग में नहीं आए, वीपी सिंह मंडल कमीशन लागू किया। सवाल उसका नहीं है कौन किस जात में पैदा होता है, सवाल इसका है कौन क्या करता है, किसकी क्या विचारधारा है। इसलिए अब देख लीजिए तो हिंदुत्व का भी क्या होगा। मैंने जब कहा लोकसभा में दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन के प्रश्न पर कि साहब एक तरह का काम लोग कर रहे हैं और उनको क्यों नहीं अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है, और हमने कहा था कि देखिए ये देश विचित्र है, धर्म बदलने से जात नहीं बदलती है। तो उस समय तो मेरी बड़ी आलोचना हुई थी। आरएसएस के मुखपत्र ने उस पर लिखा था,
हम लोकसभा में बोल रहे थे, 14वीं लोकसभा की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने उसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन हमने तो कहा था, तो हम तो अपनी नीतियों से समझौता नहीं करते हैं। आज जात की बात लोग करने लगे, तो जात किसका? हमने तो बिहार में अति पिछड़े वर्ग को में जागृति लाई, एक किया, और हम सबको कहते थे कि आप जातियों की बात मत करिए, पूरे अति पिछड़े वर्ग की बात करिए। महादलित हैं तो एक साथ रहिए, जात की बात नहीं उसकी होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जातीय सम्मेलन कराया गया, जो पहले आरजेडी कराती रहती थी जातियों का सम्मेलन, वही सिलसिला यहां से शुरू हुआ। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये फिर से जो अति पिछड़े वर्ग में एक जागृति आई है उसको खंडित करेंगे। वो एक साथ रहेंगे तो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, उसको भी तोड़ने की कोशिश। आज फिर वही जात पर आधारित राजनीति। कहां गया विकास? जात भी विकास भी सब चीज का घालमेल समझ लिया है कि बस एक हवा बह रही है। कहां हवा बह रही है? कॉरपोरेट जगत के द्वारा उड़ाई गई हवा में देश नहीं बहेगा। कुछ वक्त के लिए जो प्रचार मिलता है, और सिद्दीकी साहब इसमें तो एग्री करेंगे ही कि र्यूमर स्प्रेड करने का जो एक सोसाइटी है, तो ये जो पुराना टेक्निक है उसके जरिए कुछ देर के लिए पर्दा भ्रम के बादल छा सकते हैं। लेकिन ये भ्रम का बादल नहीं, इस देश में जो लोकतंत्र की धारा है, जो सेकुलर धारा है, समावेशी विकास की धारा है, इंसाफ के साथ आगे बढ़ने की धारा है, और सबको साथ लेकर चलने वाली जो धारा है, वही धारा बलवती है और वही आगे बढ़ेगी। इसको जो तोड़ना चाहेगा भले ही कुछ देर के लिए उसको भ्रम हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा वो कामयाब नहीं हो सकता। यह देश अगर वैसी धारा कामयाब होती है तो देश बिखरेगा। आइडिया ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, जिसके बारे में हमने कहा भारत का जो सोच है वो भी खंडित होता है। और हम नहीं सोचते हैं कि इस देश के आम लोग कभी जो भारत का सोच है, आइडिया ऑफ इंडिया है, इसको समाप्त होने देंगे, इसके वजूद को खत्म होने देंगे। कुछ लोगों का भ्रम कुछ इलाकों पर हो सकता है, लेकिन इसके अलावे कुछ नहीं। और देश में आगे बढ़ने के लिए, सरकार बनाने के लिए 272 एमपी की जरूरत पड़ेगी। हम लोग तो साथ भी रहते तो भी 272 की गुंजाइश नहीं, 200 पार करना मुश्किल था। अब तो हम लोग भी अलग हो गए। गठबंधन का दौर है, भ्रम में न जिए कि हवा बांधने देने से ये देश उनके हवा में बह जाएगा। यह भ्रम है, कुछ देर के लिए लोगों को लग सकता है। और मुझे खुशी होती अगर हमारे पुराने साथी साथ बैठते और जिस तरह से वो कहते वही रास्ता हम अलग होने का अपनाते। लेकिन कुछ बताने के अभाव में हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा। और इसके कबल की कोई विश्वास मत हासिल करने के लिए कहे, हम सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर आए हैं। और इस सदन में जिन लोगों ने हमारे विश्वास मत का समर्थन किया है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस सदन से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे मंत्रिपरिषद के प्रति अपना विश्वास प्रकट करें।